हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अमेंडमेंट्स फॉर एसएलसीएम, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। इस सब्जेक्ट को ओल्ड सिलेबस में कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज के नाम से जाना जाता है। ये अमेंडमेंट्स न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। इस सब्जेक्ट का ये इंडेक्स आपके सामने है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इन 3 चैप्टर्स में मेजर अमेंडमेंट्स हैं। इन तीनों एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट किए गए हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस में चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। एलओडीआर रेगुलेशंस में चेंजेस हैं। टेक ओवर रेगुलेशंस में भी चेंजेस हैं। डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी चेंजेस हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल के लिए काम आने वाले हैं, अभी आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं। बायबैक रेगुलेशंस में चेंजेस हैं, अभी समझेंगे हम। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में अमेंडमेंट है। म्यूचुअल फंड्स में भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, इस चैप्टर में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जो एफपीआईज इन्वॉल्व होते हैं, अदर इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स हैं। एंड इंटरमीडिएट रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जिस एक्सटेंट तक यूजफुल है, मैं सारे बताने जा रही हूँ। अब देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेबी एक्ट 1992। इस एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2020 से बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। हम सेबी एक्ट 1992 के अमेंडमेंट्स पहले समझ रहे हैं। सेबी एक्ट 1992 छोटा सा एक्ट है, 35 सेक्शंस के साथ अप्लाई होता है। अब इस एक्ट में हमने समझा था द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, फंक्शंस। याद है पावर्स एंड फंक्शंस कौन से सेक्शन में शुरू होते हैं? सेक्शन नंबर 11 है फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि सेबी के पास पावर है, सेबी ऑर्डर इश्यू कर सकता है किसी पर्सन के बैंक अकाउंट को अटैच करने के लिए, नॉट मोर देन 1 मंथ के लिए। अमेंडमेंट हो गया है, ये देखिए सेबी के पावर्स एंड फंक्शंस में जहां था अटैच किया जा सकता है बैंक अकाउंट को नॉट मोर देन 1 मंथ के लिए, वहां पे अमेंडमेंट है अटैच फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज बैंक अकाउंट और अदर प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट। वो पर्सन जो सेबी एक्ट रूल्स रेगुलेशंस को अगर वायलेट कर रहा है, नॉन कंप्लाई कर रहा है, देन उस पर्सन के इंक्लूडिंग इंटरमीडियरी के बैंक अकाउंट को नॉट एक्सीडिंग 90 डेज के लिए अटैच किया जा सकेगा। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 11B में भी अमेंडमेंट है। जहां सेबी के पास डायरेक्शंस इश्यू करने की पावर है, वहीं सेबी को पेनल्टी इंपोज करने की पावर भी दी गई है, पावर टू इश्यू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी। ऑल्दो यहाँ पे सेबी पेनल्टी का अमाउंट तभी इंपोज करेगा जब वो इंक्वायरी होल्ड करने के बाद सेटिस्फाइड है कि यहाँ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। हमने सेबी एक्ट में पेनल्टीज भी समझी थी, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन।
सेक्शन 15A का क्लॉज ए में इंसर्ट किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सबमिट कर देता है, वो भी लायबल होगा पेनल्टी के लिए। जबकि 15A के क्लॉज बी में इंक्लूड किया गया है कि वो पर्सन जो गलत इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, उस पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकेगी नॉट लेस देन ₹1,00,000। जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगी तब तक ₹1,00,000 पर डे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़। सेक्शन 15F जिसमें पेनल्टी दी गई है फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, वहां 15F क्लॉज ए में इंसर्ट किया गया है ₹1 करोड़। अगर ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट एग्जीक्यूट करने से फेल हो जाता है, पेनल्टी के लिए लायबल होगा। पेनल्टी का अमाउंट मिनिमम होगा ₹1,00,000, बट इट मे एक्सटेंड टू ₹1 करोड़ फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वॉज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय दैट ब्रोकर। वहीं इसके क्लॉज बी में इंसर्ट किया गया है फेलियर कंटिन्यूस, फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट टू पार्टी। इन्वेस्टर को अगर सिक्योरिटी डिलीवर करने से या पेमेंट देने से फेल हो जाता है स्टॉक ब्रोकर, पेनल्टी इंपोज की जा सकती है मिनिमम ₹1,00,000, बट इट मे एक्सटेंड टू ₹1,00,000 एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़। पहले यहाँ फेलियर कंटिन्यूस की जगह लिखा हुआ था इफ स्पॉन्सर्स म्यूचुअल फंड CIS एटसेट्रा, तो अब वो याद नहीं करना है। जो सेम पेनल्टी है जो बाकी सब जगह हम लगभग यही याद करते हैं, नॉट लेस देन ₹1,00,000, बट इट में एक्सटेंड टू ₹1,00,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी इम्पोज अप टू ₹1 करोड़। वही यहाँ पे हमने ब्रोकर के लिए भी लर्न करनी है। नेक्स्ट एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 15AA HAA। ये देखिए, पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड। अगर कोई ऑल्टरेशन कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है रिकॉर्ड का, तभी भी पेनल्टी इम्पोज होगी। तो कोई भी पर्सन, ये नया सेक्शन है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा 15HAA। एनी पर्सन who knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, falsifies, रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, रिकॉर्ड को अगर खराब कर रहा है, डिलीट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट कर रहा है, या कहीं कोई रुकावट डाल रहा है, या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी पेनल्टी इम्पोज की जा सकेगी। अगर एक्सेस कर रहा है, ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, डिनायल ऑफ एक्सेस या मॉडिफाई कर रहा है पैरामीटर्स जिसके लिए वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट्स ले रहा है, कॉपीज रिप्रोड्यूस कर रहा है, डेटा जो सिस्टम में मेंटेन रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, या कंप्यूटर में जानबूझकर वायरस इंट्रोड्यूस कर रहा है, कंटामिनेशन क्रिएट कर रहा है, डिस्टरप्ट कर रहा है सिस्टम डेटाबेस के फंक्शन को, डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है जानबूझकर किसी को गलत करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, देन पर्सन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकेगी नॉट लेस देन ₹1,00,000, बट इट मे एक्सटेंड टू ₹10 करोड़ और 3 times of the amount of profit made out of such act whichever is higher. So not less than ₹1,00,000 may extend to ₹10 crore or 3 times the amount of profit made by such act whichever is higher. तो ये पेनल्टी आपको याद करनी है, आपको इस अटेम्प्ट में पूछा जाने का चांस है, क्योंकि नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है इसलिए बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और कंप्यूटर कंटामिनेंट, कंप्यूटर वायरस, डैमेजेस, ये सारे वर्ड्स हमने JIGL सब्जेक्ट में जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ा होता है वहां आप समझे हुए होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 15J। ये जो सेक्शन 15J है इसकी हेडिंग चेंज कर दी गई है। ये तो हमें पता है सेबी या सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर पेनल्टी इंपोज करेगा तो 3 फैक्टर्स कंसीडर करते हुए इंपोज करेगा। 3 फैक्टर्स: अनफेयर एडवांटेज obtained by person, loss incurred to opposite party, and third is nature of default,
ये जो डिफॉल्ट की गई है वो वन टाइम बेसिस पे है कि रिपीटेटिव नेचर की है। ये 3 फैक्टर्स कंसीडर करते हुए पेनल्टी इम्पोज की जाती है। यहाँ पे फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजस्टिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। एडजस्ट करना मीन डिसाइड करना, क्वांटम ऑफ पेनल्टी डिसाइड करते वक्त ये 3 फैक्टर्स ध्यान में रखे जाएंगे। तो इस सेक्शन 15A, सेक्शन नंबर 15J की सिर्फ हेडिंग चेंज हुई है, अंदर का जो प्रोविजन है वो सेम है। उसके बाद सेक्शन 15JA और JB इंसर्ट किए गए हैं। सेक्शन 15JA कहता है कि यहाँ पे जो भी हम पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट पेनल्टी के तौर पर इस एक्ट में रिसीव होगा वो अमाउंट क्रेडिट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एंड सेक्शन 15JB सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के बारे में, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के बारे में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है सबसेक्शन 5, 15JB सबसेक्शन 5, ऑल सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द डिसगॉर्जमेंट अमाउंट। डिसगॉर्जमेंट अमाउंट इल गॉटन मनी, सेटलमेंट अमाउंट, सारे सेटलमेंट अमाउंट की बात हो रही है, बट एक्सक्लूड किया है डिसगॉर्जमेंट अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट जो इस एक्ट में रियलाइज होगी वो भी कहाँ क्रेडिट होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर है यहां तक? पहले चेंज हो चुका था सेट का कॉम्पोजिशन, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद चेंज है सेक्शन नंबर 27 में, जिसकी हेडिंग हुआ करती थी ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अब इसकी हेडिंग है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। हम इस सेक्शन में पढ़ते थे कि अगर कभी भी कंपनी के बिहाफ पे कोई भी ऑफेंस हुआ, एवरी पर्सन जो इंचार्ज होगा कंपनी के साथ साथ वो भी लायबल होगा फॉर दैट ऑफेंस। अब वो ऑफेंसेस बाय कंपनीज इस हेडिंग को कर दिया गया है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, और इस सेक्शन में जहां भी ऑफेंस वर्ड आ रहा था उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कॉन्ट्रावेंशन वर्ड को। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस के या सेबी के डायरेक्शंस ऑर्डर्स को अगर कोई कॉन्ट्रावीन कर देता है तो एवरी पर्सन जो इंचार्ज था उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए, दैट मीन्स एवरी पर्सन जो उस काम के लिए इंचार्ज था, तो कंपनी के साथ साथ वो जो इंचार्ज पर्सन है जिसके एक इंचार्ज होने के बावजूद भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया वो लायबल होगा। अगर वो प्रूव कर देता है कि ये कॉन्ट्रावेंशन मैंने जानबूझकर नहीं किया है, बिना मेरी नॉलेज के, बिना मेरी कंसेंट के हुआ है, देन उसे पनिश नहीं किया जाएगा फॉर दैट कॉन्ट्रावेंशन। इसके अलावा एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है सेबी एक्ट 1992 में, ये देखिए सेक्शन नंबर 28B, कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, his legal representative shall be liable to pay any sum which the deceased would have been liable to pay if he had not died in the like manner and to the same extent as the deceased। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके ब्याह पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होगा, प्रोवाइडेड दैट in case any penalty payable under this act, a legal representative shall be liable only in case of penalty has been imposed before death of deceased person। यानी डिसीज पर्सन के बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी तभी होगी जब ये जो पेनल्टी का अमाउंट इम्पोज किया गया है वो पर्सन जो डिसीज पर्सन है उसकी डेथ से पहले, तभी वो पेनल्टी का अमाउंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करने के लिए लायबल होगा। एनी प्रोसीडिंग्स or disgorgement, refund or an action for recovery before the recovery officer except the proceedings for levy of penalty initiated against the deceased before his death। ये मान लिया जाएगा कि प्रोसीडिंग्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में इनिशिएट हुई है और वो कंटिन्यू रहेगी अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और कोई भी प्रोसीडिंग्स या डिसगॉर्ज
मेंट के लिए अगर कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही है, रिफंड और एन एक्शन फॉर रिकवरी बिफोर द रिकवरी ऑफिसर एक्सेप्ट अ प्रोसीडिंग फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी could have been initiated against the deceased if he had survived. वो जिंदा होता तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती थी. May be initiated against the legal representative and all the provisions उस legal representative के रेस्पेक्ट में बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर दिए जाएंगे. किस पे हार्डशिप आ रही है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे. तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली लायबल ठहरा दिया गया है. लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिमिट भी की गई है. shall be limited to the extent to which the estate of the deceased is capable of meeting the liability. वैसे भी जनरल लॉ का रूल है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे उसी एक्सटेंट तक लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है जहां तक वो डिसीज पर्सन उसके लिए एस्टेट छोड़कर गया है. तो यहाँ भी इंक्लूड किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी डिसीज्ड पर्सन की जितनी वो एस्टेट बची है वहां तक. Liability of legal representative shall be limited to the extent to which the estate of the deceased is capable of meeting the liability. और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मीनिंग होता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन वो कहलाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन who intermeddles with the estate of deceased and where a party sues or issued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued उसे कहा जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो ये मेजर अमेंडमेंट हुए हैं सेबी एक्ट 1992 में जो आपको अभी एग्जाम में ध्यान रखने हैं. ये अभी मैं आपको जो सेबी एक्ट 1992 के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स बता रही थी, लगभग इन्हीं अमेंडमेंट्स के साथ मिलते जुलते अमेंडमेंट्स सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में भी हुए हैं. चलिए हम वो अमेंडमेंट्स भी देख लेते हैं. अब हम देख रहे हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अमेंडमेंट्स. सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इन शॉर्ट SCRA. इस एक्ट में पेनल्टीज के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं. चलिए देखते हैं हम पेनल्टीज में चेंजेस हुए. सेक्शन 23 पेनल्टीज यहां इंसर्ट किया गया है सब सेक्शन 2 में. Any person who enters into contract in contravention of the provisions contained in section 15 or who fails to comply provisions of section 21 or section 21A with the orders of or section 22 or with the orders of the said securities appellate tribunal. अपील एंटरटेन करने के लिए जो अथॉरिटी है वो क्या है? सेट सिक्योरिटीज appellate tribunal. Shall without prejudice to any award of penalty by the adjudicating officer under this act on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or with fine which may extend to rupees 25 crore or with both. ये नई पेनल्टी इंक्लूड की गई है. सेक्शन 23A सेक्शन 23A में इंसर्ट किया गया है कि अगर कोई भी फॉल्स, इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट अगर सबमिट करता है तभी भी पेनल्टी इंपोज की जाएगी. कितना पेनल्टी? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज. जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगी, फेलियर कंटिन्यू रहेगा, 1 लाख रुपीज पर डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1 करोड़ फॉर ईच सच फेलियर. इतना पेनल्टी इंपोज की जा सकेगी. सेक्शन 23I में भी अमेंडमेंट है जहां पावर टू एडजुडिकेट जिसकी हेडिंग है वहां पे अलग अलग सेक्शंस में एडजज करने के लिए सेबी के पास पावर है सेबी ऑफिसर्स अपॉइंट कर पाए. तो यहाँ सेबी शेल अपॉइंट एनी ऑफिसर हुआ करता था, उसकी जगह इंसर्ट हो गया है द सेबी मे अपॉइंट. तो शेल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? मे. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 23J
ये सेम अमेंडमेंट सेबी एक्ट में भी है, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जहाँ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इम्पोजिंग पेनल्टी हुआ करता था, वहाँ अब हेडिंग चेंज हो गई है, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजस्टिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। क्वांटम ऑफ पेनल्टी डिसाइड करने के लिए ये 3 फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन्ड बाय पार्टी, लॉस incurred to opposite party, and repetitive nature of default, whether it is one time default or of again and again, that means repetitive default है या एक बार की गई default है। ये 3 फैक्टर्स कंसीडर करते हुए क्वांटम ऑफ पेनल्टी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स हैं उनके थ्रू जो पेनल्टी कलेक्ट होती है वो पेनल्टी का अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होगा। अब पेनल्टी रिकवर करने के लिए रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। वो रिकवरी ऑफिसर जहां अमाउंट रिकवर करता है वहां सेक्शन 23J भी अप्लाई होता है। और यहाँ पे इफ अ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी इम्पोज्ड, if a person fails to pay penalty imposed by the adjudicating officer हुआ करता था, उसकी जगह penalty imposed under this act किया गया है। नेक्स्ट, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग, सेक्शन 23JC। ये कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये प्रोविजन सेबी एक्ट 1992, SCRA 1956 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इन तीनों एक्ट में इंक्लूड किया गया है कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पे पेनल्टी का अमाउंट पे करने के लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, लेकिन उसी पेनल्टी को पे करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा जो उस डिसीज्ड पर्सन की डेथ होने से पहले इम्पोज की जा चुकी है। ऑल्दो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी वहीं तक लिमिट हो जाएगी जहां तक वो डिसीज्ड पर्सन एस्टेट छोड़कर गया है, उससे ज्यादा अमाउंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सेक्शन 24 में चेंज है। ये देखिए, जहां एवरी एक्ट में ऑफेंसेस बाय कंपनीज ये प्रोविजन हुआ करता है, यहाँ ऑफेंसेस बाय कंपनीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है हेडिंग कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी से, कि अगर कभी भी इस एक्ट की प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस या सेबी के ऑर्डर, डायरेक्शंस अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किए, कॉन्ट्रावेंशन किया, इन दैट केस कंपनी एंड जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, जो भी पर्सन इंचार्ज है, वो लायबल होगा फॉर दैट कॉन्ट्रावेंशन। ऑल्दो अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो ऑफेंस उसने जानबूझकर नहीं किया या उसकी कंसेंट से नहीं हुआ, उसकी नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है, देन वो ऑफिसर इंचार्ज पनिशेबल नहीं होगा फॉर दैट कॉन्ट्रावेंशन। तो ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। अब बात कर रहे हैं हम डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अमेंडमेंट्स की। डिपॉजिटरीज एक्ट में मेन अमेंडमेंट हुआ है पेनल्टीज के प्रोविजंस में। पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अ फेयर मैनर, सेक्शन नंबर 19FA इंसर्ट किया गया है कि अगर डिपॉजिटरी फेल हो जाता है अपना बिजनेस कंडक्ट करने में विद इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी अगर फेल हो जाता है, डीपी अगर फेल हो जाता है, या एनी इशूअर और एजेंट और एनी पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट में डिपॉजिटरी के साथ एसोसिएटेड है, अगर ये फेयर मैनर में नहीं डील कर रहे हैं, एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे हैं, देन सेबी के पास पावर है इन पर पेनल्टी इंपोज की जा सकेगी नॉट लेस देन ₹5 करोड़, not less than ₹5 crore, but which may extend to ₹25 crore or 3 times the amount of gain made out of such failure whichever is higher। तो नई पेनल्टी इंपोज हो गई अगर फेयर मैनर में काम नहीं किया जा रहा है, एक्ट रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। ये पेनल्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजस्टिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। जो सेक्शन 19I है, इसकी सिर्फ एंड सिर्फ हेडिंग चेंज की गई है। पहले यहाँ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी था,
उसकी जगह क्या किया गया है, वाइल एडजस्टिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। तो 3 फैक्टर्स जो अभी सेबी एक्ट में बोले थे वही ध्यान रखने, unfair advantage obtained by party, loss incurred to opposite party and nature of default, either it is one time default or of repetitive nature। इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्वांटम ऑफ पेनल्टी इम्पोज किया जा सकेगा, डिसाइड किया जा सकेगा। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 19IA। इसमें इंसर्ट किया गया है कि जो भी पेनल्टी का अमाउंट होगा, जो भी यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट आएगा वो क्रेडिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये देखिए, ऑल सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग डिसगॉर्जमेंट अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट रियलाइज्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेक्शन 19IB में जहां रिकवरी ऑफ अमाउंट हेडिंग है, यहाँ ये अंडर दिस एक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया है, अंडर दिस एक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया है। पहले इसकी जगह लिखा हुआ था बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो इफ अ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी एज इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उसकी जगह क्या हो गया है, इफ अ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट देन रिकवरी ऑफिसर के थ्रू रिकवरी करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट, जैसा कि सेबी एक्ट में कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग की प्रोविजंस इंक्लूड किए गए कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो डिसीज्ड पर्सन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। जहां तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए एस्टेट छोड़कर गया है वहां तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे लायबिलिटी इंपोज की जा सकेगी। बिल्कुल वही प्रोविजन यहाँ पे सेक्शन 19IC में इंक्लूड किया गया है। के बाद ये मिसलेनियस के तौर पर हेडिंग चेंज हुई है। यहाँ होल ऑफ द सेक्शन नंबर 20 को चेंज किया गया है, ऑफेंसेस। यहाँ कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अवार्ड ऑफ पेनल्टी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है या कॉन्ट्रावेंशन में हेल्प कर रहा है देन उस पर्सन पे भी पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकेगा, इम्प्रीजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years, और फाइन इम्पोज किया जा सकेगा विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज और विद बोथ। और अगर पर्सन ये पेनल्टी जो इम्पोज की जाती है वो पे करने से फेल हो जाता है देन इम्प्रीजनमेंट का पीरियड 1 month से लेकर 10 years तक इम्पोज किया जा सकता है। फाइन भी इम्पोज किया जा सकेगा विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज और विद बोथ। तो ये ऑफेंसेस जो है वो सेक्शन 20 में सारे प्रोविजंस उसके चेंज कर दिए हैं। और सेक्शन 21 जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज के नाम से जिसकी हेडिंग थी वहां हेडिंग चेंज हो गई कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। और इस सेक्शन में जहां जहां ऑफेंस वर्ड था उसकी जगह क्या हो गया, कॉन्ट्रावेंशन। कि कंपनी या एवरी पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंशन कमिट किया है वो लायबल होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने अभी सेबी एक्ट में अमेंडमेंट बताया। ये हमने डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के लेटेस्ट अमेंडमेंट देखे हैं क्योंकि अभी एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस है। सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 1996 में इंडिया में डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था। वास्तव में उससे पहले तक सिक्योरिटीज फिजिकली इशू हुआ करती थी, लेकिन डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 इंट्रोड्यूस होने के बाद होल ऑफ द सिनेरियो ही चेंज हो गया। डिपॉजिटरीज एंड डीपीज वर्ड आपके लिए अब नया नहीं है। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 ये कंप्लीट चैप्टर हम समझ चुके हैं। डिपॉजिटरीज के जो एजेंट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और शॉर्ट में उन्हें ही कहा जाता है डीपीज। आज अगर आपका डीमैट अकाउंट है आपने किसके पास ओपन करवाया हुआ है, डीपी के पास ओपन करवाया हुआ है। तो हमारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक मैनर में हमने होल्ड की हुई है हमारे डीमैट अकाउंट के थ्रू।
डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं कि जैसे हम फिजिकल मैनर में सिक्योरिटीज होल्ड करते थे तो अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रख के लोन उठा सकते थे, गिरवी रख के लोन उठा सकते थे, यानी हम अपनी सिक्योरिटीज पे प्लेज क्रिएट कर सकते थे। डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर हमारी होल्डिंग है वहां भी हमें अपनी सिक्योरिटीज पे प्लेज क्रिएट करने का राइट मिलता है। यहां इंसर्ट किया गया है अब अमेंडमेंट के थ्रू, प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज। जहां हम डीमैट अकाउंट में अपनी होल्डिंग्स जो है, डीमैट अकाउंट में हमारी सिक्योरिटीज की जो होल्डिंग है, हम अगर उन सिक्योरिटीज पे प्लेज क्रिएट करना चाहें लोन लेते हुए कर सकते हैं। इवन प्लेज वर्ड तो पहले से इंट्रोड्यूस था, यहाँ रीप्लेज भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब बेनिफिशियल ओनर, जिसका डीमैट अकाउंट में होल्डिंग है, उस शेयर होल्डर को हम कहते हैं क्या है, लीगल टर्म में हम उसे कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर अपनी सिक्योरिटीज पे जो उसने डीमैट अकाउंट के थ्रू होल्ड की हुई है उन पे प्लेज ही नहीं रीप्लेज भी क्रिएट कर पाएगा। तो प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मार्जिन एंड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट और सच अदर पर्पसेस एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ शेयर्स में इंक्लूड किया गया है इक्विटी शेयर्स हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। सेबी ICDR regulations 2018, issue of capital and disclosure requirements regulations 2018। ICDR regulations में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जो दिसंबर अटेम्प्ट में हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। जब मैंने आपको ICDR रेगुलेशंस चैप्टर पूरा समझाया था, इनिशियली मैंने कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन किए थे, अब वहाँ कुछ नए टर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। देख लेते हैं कौन कौन से नए टर्म्स हैं। SR इक्विटी शेयर्स, SR इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इशूअर। वो कंपनी जो इशू लेकर आई होती है उसे हम क्या कहते हैं, इशूअर। मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इशूअर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर्स इशूड बाय दैट इशूअर। इशूअर कंपनी ने इस तरह के इक्विटी शेयर्स इशू किए जो ऑल अदर इक्विटी शेयर्स पे सुपीरियर वोटिंग राइट्स रखते हैं। इस तरह के इक्विटी शेयर्स को कहा जा रहा है SR इक्विटी शेयर्स। पूछा जा सकता है एग्जाम में, SR इक्विटी शेयर्स के प्रोविजंस भी बताऊंगी, यहाँ पे आप पहले टर्म समझ लीजिए। आई होप समझ आया है। वो इक्विटी शेयर्स जो अदर इक्विटी शेयर्स जो इश्यूअर कंपनी ने इशू किए हैं उन पे सुपीरियर वोटिंग राइट्स रखते हैं, उन्हें कहा जाता है SR इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म मीन्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर। कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग और लिस्टिंग के लिए अलग से जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है उसे कहा गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी वहां पे लिस्टिंग और ट्रेडिंग अलाउ करेगा। अब ये तो दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए इसलिए हमने समझे, कुछ टर्म्स में चेंज भी हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हमने डिफाइन किया था, वहां हमने लिया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस QIBs, फैमिली ट्रस्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स को यहाँ इंक्लूड किया था। इंटरमीडियरीज जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं वो भी कहलाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लेकिन उनका नेट वर्थ मोर देन 500 करोड़ रुपीज होना चाहिए एज पर द लास्ट ऑडिटेड पेंशन स्टेटमेंट। यहाँ पे ये कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग और ट्रेडिंग ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो ये इंसर्ट किया गया है नया टर्म इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप वर्ड भी समझा था, जहां प्रमोटर अलग अलग से दो टर्म्स है, एक टर्म था प्रमोटर, दूसरा प्रमोटर ग्रुप।
तो जहाँ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वहाँ हमने लास्ट में एक पैरा ये भी समझा था कि कुछ सिचुएशंस में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, इन्हें प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप नहीं माना जाएगा। वहीं एफपीआई को भी इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो पहले से ही था। क्या इंसर्ट हुआ? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस, यानी एफपीआई अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स पहले से ही लिखा हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी जो आईआरडी ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होती है, shall not be deemed to be promoter, इन्हें प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप में सिर्फ इस बेसिस पे इंक्लूड नहीं कर लिया जाएगा कि अगर इनकी होल्डिंग एक लिमिट से ज़्यादा है, 20% या उससे ज़्यादा अगर इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं कंपनी में, तो इस बेसिस पे इन्हें प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप नहीं मान लिया जाएगा। तो जहां हमने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे जहां ये प्रोवाइडेड दैट करके पैरा है, वहां पे आप क्या इंसर्ट कर लोगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस। नेक्स्ट क्यूआईबी भी समझा था हमने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सेबी क्यूआईबी की लिस्ट में टाइम टू टाइम नए इन्वेस्टर्स को भी इंसर्ट करता रहता है। क्यूआईबी की डेफिनेशन आपको डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, अब तक तो आपने याद कर ही ली होगी। क्यूआईबी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस को। नेक्स्ट, ये जो हम आईसीटीआर रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, आईसीटीआर रेगुलेशंस की एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 3 में लिखी है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। आईपीओ पे, अनलिस्टेड कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही है, अप्लाई होगा। राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर, लिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू लेकर आ रही है, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इशू 50 करोड़ रुपीज या से ज्यादा है, तभी आईसीटीआर रेगुलेशंस अप्लाई होंगी। पहले यहाँ पे 10 करोड़ हुआ करता था, उसकी जगह क्या इंसर्ट हो गया है? 50 करोड़ रुपीज। आईपीओ अगर ला रही है कोई अनलिस्टेड कंपनी, देन ये अप्लाई हो जाएंगे आईसीटीआर रेगुलेशंस। लेकिन राइट इशू अगर ला रही है लिस्टेड कंपनी, तो आईसीटीआर रेगुलेशंस तभी अप्लाई होंगी जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इशू इज 50 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना है, 10 करोड़ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? 50 करोड़। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी अगर एफपीओ ला रही है, आईसीटीआर रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू ला रही है, तभी भी आईसीटीआर रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आ रहा है बाय द लिस्टेड इशूअर, या आईडीआर लाया जा रहा है, या कोई राइट इशू लेकर आ रही है कंपनी आईडीआर का, या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोई आईपीओ लेकर आ रहे हैं, लिस्टिंग करवाई जा रही है और इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जो टर्म अभी हमने समझा, तो भी आईसीटीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई लिस्टेड कंपनी बोनस इशू ला रही है, तभी भी आईसीटीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे साथ ही ये इंक्लूड किया गया है, एप्लीकेबिलिटी ध्यान रहेगी, रेगुलेशन 3 भी याद रखिएगा, जिसमें आपको राइट इशू का पॉइंट अमेंडेड ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ साइज लेस देन 50 करोड़, वैसे तो अगर 50 करोड़ से ज्यादा का राइट इशू ला रही लिस्टेड कंपनी, तो ही आईसीटीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू ला रही है जिसका साइज 50 करोड़ रुपीज से, जिस पहले यहाँ 10 करोड़ हुआ करता था, तो 50 करोड़ रुपीज से अगर कम है, देन वो लिस्टेड इशूअर लेटर ऑफ ऑफर प्रिपेयर करेगा, जो रेगुलेशंस में स्पेसिफिकली लिखा गया उसके अकॉर्डिंग, और वो लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल करेगा ताकि सेबी की वेबसाइट पे उसे डिसमिनेट किया जा सके।
तो आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीटीआर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट्स के साथ उसे कवर कीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, मैक्सिमम तो यही कवर किया था हमने। तो अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सेटिस्फाई करना होगा। उसके अलावा मैंने आपको प्राइसिंग नॉर्म्स और प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी अच्छे से याद करने को बोला था। अब क्योंकि यहाँ पे एसआर इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ है वहाँ एसआर इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 प्रोवाइड करता है कि अगर किसी इश्यूअर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं अपने प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को, इफ एन इश्यूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स to its promoters or founders, the said issuer shall be allowed to do IPO. ऑलरेडी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं अपने प्रमोटर्स और फाउंडर्स को, देन वो कंपनी आईपीओ ला सकती है ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन. If the issuer shall be intensive in the use of technology, information technology, IPR, intellectual property rights, data analytics, biotechnology, nanotechnology to provide products, services or business platform with substantial value addition. Conditions हैं वो satisfy करनी होंगी. SR shareholders shall not be part of the promoter group whose collective net worth is more than rupees 500 crore. अब यहाँ नेट वर्थ ये जो लिखा है ये कलेक्टिव नेट वर्थ मोर देन 500 करोड़, तो यहाँ कलेक्टिव नेट वर्थ कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट ऑफ एसआर शेयर होल्डर्स कंसीडर नहीं होगा. Next condition, the SR shares were issued only to promoters, founders who hold an executive position in the issuer company. तो उनको इश्यू किए गए थे, उन प्रमोटर्स फाउंडर्स को इश्यू किए गए थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड की हुई है कंपनी में. द इश्यू ऑफ SR इक्विटी शेयर्स हैड बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. कंपनी ने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइजेशन लिया होगा पहले एसआर इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए, और जब जनरल मीटिंग बुलाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया तो ये तो क्लियर है कि पहले जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भी तो दिया होगा और नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी कवर किया होगा. तो यहाँ लिखा है कि नोटिस जो दिया होगा जनरल मीटिंग बुलाने के लिए उसमें जरूरी लिखा होना चाहिए कि साइज ऑफ द इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स क्या है, रेशियो क्या रहेगा वोटिंग राइट्स का, डिफरेंशियल डिविडेंड के रेस्पेक्ट में क्या राइट रहेगा, इसके अलावा टाइम फ्रेम ऑफ वैलिडिटी ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स लिखा होना चाहिए, मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वोटिंग राइट्स रहेंगे, डिफरेंशियल राइट्स रहेंगे, ये भी लिखा होना चाहिए. नोटिस जो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए दिया उसमें सब इंक्लूड होना जरूरी होगा. नेक्स्ट, SR equity shares have been held for a period of at least 6 months. जब कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी उससे पहले कम से कम 6 मंथ्स के लिए वो SR इक्विटी शेयर्स होल्ड किए होने चाहिए. अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कब फाइल करती है कंपनी? जब कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इशू लेकर आती है तब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, जिसमें कंपनी प्राइस बैंड इंक्लूड करती है. SR equity shares shall have voting rights in the ratio of minimum 2:1, maximum 10:1 as compared to ordinary shares. and ये जो रेशियो होगा ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर्स में होगा. SR इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स के जैसे ही होगा. तो SR equity shares shall have the same face value as the ordinary shares.
द इशूअर शैल ओनली हैव वन क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक से ज्यादा क्लास के एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर दे। एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स। जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं उनके इक्वली माने जाएंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स, बट एक्सेप्ट फॉर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स, क्योंकि एसआर इक्विटी शेयर्स के साथ सुपीरियर वोटिंग राइट्स अटैच्ड हैं, तो उनके अलावा बाकी सब एस्पेक्ट में वो एसआर इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के इक्वली माने जाएंगे। मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टली आपको मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। साथ ही किन सिक्योरिटीज को मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा वो भी पूछा जा सकता है। अब मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसआर इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट आने की वजह से मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट में भी कुछ अमेंडेड पॉइंट्स इंसर्ट किए गए। मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन शेल ऑल्सो इंक्लूड, क्या और इंक्लूड होंगे? द प्रमोटर शेल contribute 20% as stipulated either by way of equity shares, यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है एसआर इक्विटी शेयर्स को भी। तो जो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है उसमें एसआर इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग भी इंक्लूड की जाएगी, इफ एनी और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। एसआर इक्विटी शेयर्स, ये तो पता है मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को लॉक इन पीरियड में रखा जाता है। एसआर इक्विटी शेयर्स shall be locked in until conversion into equity shares having voting rights same as of ordinary shares, or shall be locked in for a period specified in the regulations whichever is later. Pledge of locked in specified securities. Specified securities except SR equity shares held by promoters and locked in may be pledged as a collateral security for loan granted by scheduled commercial bank, public financial institutions or systematically important NBFCs or housing finance company subject to conditions. यानी कि एसआर इक्विटी शेयर्स जो लॉकड इन पीरियड में कवर हो रहे हैं, प्रमोटर्स के उन शेयर्स को कंपनी के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं रखा जा सकेगा। आईसीडीआर रेगुलेशंस में हमने एएसबीए का कॉन्सेप्ट भी समझा होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और एएसबीए की फैसिलिटी देता कौन है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। अब यहाँ पे एएसबीए का जो प्रोविजन है वो आईसीडीआर रेगुलेशंस में पूरा ही अमेंड हो गया है। एन एप्लीकेंट टू द राइट इशू शेल डू सो ओनली थ्रू द एएसबीए। यानी कि अब अगर कोई भी राइट इशू में भी अप्लाई करना चाहता है देन एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू ही अप्लाई करेगा, विच फैसिलिटी शेल बी प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी। जहाँ पे बोर्ड बोल रही हूँ, यहाँ पे बोर्ड का मीनिंग क्या है? सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रोवाइडेड दैट पेमेंट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मोड शेल बी परमिटेड। वैसे तो एएसबीए के थ्रू ही अप्लाई कर सकेगा, एएसबीए के थ्रू ही मनी पे कर पाएगा किसी भी इशू में अगर पर्सन अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर पर्सन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मोड के थ्रू पेमेंट करता है उसको भी परमिट किया जाएगा in respect of an application made for any reserved portion outside the issue period। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में आपको एएसबी पूछा जाता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसके बारे में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है देन सबसे पहले आप एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो हमने आईसीडीआर रेगुलेशंस में इनिशियली टर्म समझी थी वहां पे ये टर्म को डिफाइन किया था, तो वो डेफिनेशन पहले लिखोगे। साथ ही आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को डिफाइन करोगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 में एएसबीए के बारे में क्या प्रोविजन है। तब आपकी स्क्रीन पे अभी जो नजर आ रहा है वो आपने वहां नोट डाउन करना होगा। नेक्स्ट, आईसीडीआर रेगुलेशंस में
हमने ये भी देखा था क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो अब डीमैट अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स में ही क्रेडिट होंगे, मतलब शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे। अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज shall be made only in dematerialized form only। अब फिजिकली सिक्योरिटीज क्रेडिट नहीं होती हैं। The issuer shall issue an advertisement in at least one English language newspaper जिसका होल ऑफ द कंट्री में वाइड सर्कुलेशन है, वन हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जिसका उस एरिया में प्रॉपर सर्कुलेशन है, उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी देना होगा। तो इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर जिनका वाइड सर्कुलेशन है उनमें पब्लिश करना होगा। एंड ऑल्सो गिवन इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना होगा फॉर डिसमिनेशन ऑन देयर वेबसाइट्स एट लीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। तो हमने ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर क्रेडिट एंटाइटलमेंट दिया जाता है, अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होता है, देन कंपनी की ड्यूटी बनती है कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में देना है, उसमें तो आपको पब्लिश करना ही होता है। उसी के साथ साथ इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को भी देना ज़रूरी होता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जा सके। और स्टॉक एक्सचेंज को कब आपने ये देना होता है, कब इंटीमेट करना होता है, 2 days बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। ये हम ICDR रेगुलेशंस में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट समझ रहे थे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाने का चांस है। ICDR रेगुलेशंस में और भी अमेंडमेंट्स हुए हैं लाइक प्राइसिंग ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, लेकिन ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैंने आपको जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है और जो एग्जाम में पूछा जाने का चांस है वो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। LODR रेगुलेशंस, LODR पे भी एक चैप्टर पढ़ा था हमने। SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस। LODR रेगुलेशंस में आपको एक अटेम्प्ट पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए जा चुके हैं। अब हम यहाँ पे LODR के इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट समझ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, LODR में रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन नंबर 17A प्रोवाइड करता है द डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्लाई विथ फॉलोइंग कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। वैसे तो हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किस कंपनी में कितने हो सकते हैं ये हम कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 149 को रेफर करते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनीज को क्योंकि सेबी रेगुलेट करता है इसलिए लिस्टेड कंपनीज ने सेबी LODR रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ ये कह रहा है लिस्टेड एंटिटीज का इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना होगी। तो पर्सन शेल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 19 एंड not more than 7 listed entities with effect from 1st April 2020। यानी लिस्टेड एंटिटीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शेल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में किसी लिस्टेड एंटिटी में है तो उसे ध्यान रखना होगा कि वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकेगा। नॉटविथस्टैंडिंग द अबव एनी पर्सन, नॉटविथस्टैंडिंग द अबव इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज जो ओवरराइडिंग इफेक्ट लेता है। एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी पर्सन अगर WTD या MD के तौर पर किसी लिस्टेड एंटिटी में एंगेज्ड है तो नॉटविथस्टैंडिंग द अबव एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी
shall serve as an independent director in not more than 3 listed entities. यानी लिस्टेड कंपनी का एमडी या लिस्टेड कंपनी का जो होल टाइम डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में अगर अदर कंपनीज में अपॉइंट होता है, उसे ध्यान रखना होगा वो 3 लिस्टेड एंटिटीज में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर पाएगा. ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 177 और यहाँ पे एलओडीआर रेगुलेशंस का रेगुलेशन नंबर 18. एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी. क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होना जरूरी होता है लिस्टेड एंटिटी में. द ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे. 2/3 of the members of audit committee shall be independent directors. और अगर उस लिस्टेड कंपनी में SR equity shares issued हैं and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, then audit committee में जो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होंगे. ध्यान रहेगा अमेंडमेंट. All the members of the audit committee shall be financial literate and at least one member shall have accounting and related financial management expertise also. Next, nomination and remuneration committee. Companies Act 2013 का सेक्शन 178 और LODR regulations का रेगुलेशन नंबर 90. नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के लिए कोरम स्पेसिफाई की जा चुकी है. The quorum for a meeting of nomination and remuneration committee shall be either 2 directors or 1/3 of total number of members. ऑडिट कमेटी के नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के लिए स्पेसिफिकली उनकी जो मीटिंग बुलाई जाएगी उनके लिए कोरम फिक्स की जा चुकी है. 2 members of the committee और 1/3 of total number of members of the committee whichever is greater. लेकिन कोरम में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी होगा. ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में. नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी शैल मीट वंस इन अ ईयर. कम से कम साल में एक बार जरूर इनकी मीटिंग होगी. नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी. स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन 20 में इंक्लूड किया गया है एक नया पॉइंट इंसर्ट करते हुए. एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स with at least one being an independent director shall be member of the committee. यानी स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में भी मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे और कमेटी के मेंबर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं. तो ये जो मिनिमम 3 मेंबर्स यानी कि मिनिमम जो 3 डायरेक्टर्स होंगे उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी होगा. एंड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स, अगर उस लिस्टेड एंटिटी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं, at least 2/3 of the stakeholders relationship committee shall comprise of independent directors. तो आपको अमेंडेड प्रोविजन है, ये स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी पे भी पूछा जा सकता है. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की भी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर मीटिंग होना जरूरी होगा. पहले इन कमेटीज की मिनिमम कितनी मीटिंग्स होंगी होल ऑफ द ईयर में, ऐसा कहीं कुछ स्पेसिफाइड नहीं था. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. रेगुलेशन 21 फॉर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी प्रोवाइड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के होंगे शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और अगर उस लिस्टेड एंटिटी में SR इक्विटी शेयर्स इशूड हैं देन 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसका 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो मेंबर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी may be a member of the committee.
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की भी वंस इन अ ईयर, कम से कम वंस इन अ ईयर मीटिंग होना जरूरी होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 188 अप्लाई होता है फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, जबकि लिस्टेड एंटिटीज ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए रेगुलेशन 23 भी कंप्लाई करना जरूरी होता है। एलओडीआर रेगुलेशंस का रेगुलेशन 23। हर लिस्टेड एंटिटी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम करना जरूरी होगा। ऑन डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस including clear threshold limit duly approved by the board of directors, and such policy shall be reviewed by the board of directors at least once in every 3 years। पॉलिसी तो बनाएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए, लेकिन उसे प्रॉपर टाइम इंटरवल पर रिव्यू करना भी जरूरी होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है शैल बी कंसीडर्ड मटीरियल। अगर ट्रांजेक्शंस जो एंटर किए गए हैं इंडिविजुअली या किसी के साथ प्रीवियस ट्रांजेक्शंस जो हुए हैं उनको भी कंसीडर करते हुए, तो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसीडर्ड एज मटीरियल if such transactions to be entered into individually or together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statement of that listed entity। साथ ही यहाँ पे इंसर्ट किया गया है नॉटविथस्टैंडिंग द अबव, 1 जुलाई 2019 से इफेक्ट में भी लाया जा चुका है। अ ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग पेमेंट्स मेड टू रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूसेस और रॉयल्टी shall be considered material if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during the financial year exceeds 5% of the annual consolidated turnover of that listed entity। पहले यहाँ पे 2% हुआ करता था, 2% की जगह अब क्या हो गया है 5%। इसके अलावा एलओडीआर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रोविजन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये रेगुलेशन 24 में दिया गया है। रेगुलेशन 24 प्रोवाइड करता है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपकी लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड पे अपॉइंटेड है वो आपकी जो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है उसके बोर्ड पे अपॉइंट होना जरूरी होगा। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी shall be a director on the board of the unlisted material subsidiary, चाहे वो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। अब यहाँ मटेरियल सब्सिडरी का मीनिंग भी दिया गया है एक्सप्लेनेशन के तौर पे। मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन अ सब्सिडरी वर्ड तो आता है आपको सबको अच्छे से। अ सब्सिडरी whose income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year, उसे कहा जाता है मटेरियल सब्सिडरी। और ये ध्यान रखना है किसी भी लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी लिस्टेड एंटिटी का आपकी जो मटेरियल सब्सिडरी है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के बोर्ड पे अपॉइंट होना जरूरी होगा। सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रोविजन सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 में ही पढ़ा होता है हमने। लिस्टेड एंटिटीज के रिस्पेक्ट में एलओडीआर रेगुलेशंस में सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रोविजन अब इंसर्ट किया जा चुका है अंडर रेगुलेशन 24A। Every listed entity and its material unlisted subsidiary incorporated in India, कोई भी listed entity या उसकी कोई material subsidiary कंपनी है unlisted है इंडिया में incorporated है shall undertake secretarial audit, उसे secretarial audit conduct करवानी होगी। और वो जो secretarial auditor ऑडिट रिपोर्ट देगा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा, वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट उस लिस्टेड एंटिटी ने एंड उसकी जो मटेरियल सब्सिडरी है
उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच करना जरूरी होगा। और ये सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट किससे ऑब्टेन करनी होगी? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के लिए एक और काम नया जनरेट हो गया कि हर लिस्टेड एंटिटी और उसकी जो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, उनको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट लेनी होगी और सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच करनी होगी। एनुअल रिपोर्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है कंपनी लॉ में हमने। एलओडीआर में एनुअल रिपोर्ट की प्रोविजन रेगुलेशन 34 में हर लिस्टेड एंटिटी को अपनी एनुअल रिपोर्ट उस स्टॉक एक्सचेंज पे जहाँ सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं उन स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना जरूरी होता है, साथ ही अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करना होता है। तो लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट इट्स एनुअल रिपोर्ट। अब वो कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो एजीएम होने से पहले आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, आपने उस स्टॉक एक्सचेंज को भी फर्निश करनी होती है, वेबसाइट पे भी पब्लिश करनी होती है। इवन अगर कोई चेंज हो रहा है एनुअल रिपोर्ट में, अगर कहीं कोई चेंज हो रहा है एनुअल रिपोर्ट में, तो आपने रिवाइज्ड एनुअल रिपोर्ट विद एक्सप्लेनेशन नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम, ये आपने पब्लिश करना जरूरी होता है, वेबसाइट पे डालना जरूरी होता है। एनुअल रिपोर्ट में कंपल्सरी हमने क्या क्या कंटेंट्स कवर करने होते हैं? ऑडिटेड एफएस लेते हैं। एफएस पता है आपको? यहां डिफाइन नहीं करूंगी, कंपनी लॉ में एफएस पढ़ चुके हैं हम। अगर वन और मोर सब्सिडरीज हैं, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है, जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज अगर हैं, देन कंसोलिडेटेड एफएस भी तैयार करेंगे। ऑडिटेड होंगे वो अटैच करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते हुए। बोर्ड रिपोर्ट जिसे हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। एमडीआर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। इसके अलावा जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज किसके बेसिस पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी इंक्लूड करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट में कुछ अदर डिस्क्लोजर्स भी देने होते हैं कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। ये तो मालूम है आपको सबको, हर लिस्टेड एंटिटी की वेबसाइट होना जरूरी होता है। और एलओडीआर में वेबसाइट रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं वो रेगुलेशन 46 में कवर किए गए हैं। तो हर लिस्टेड एंटिटी की वेबसाइट होना तो जरूरी है, वो वेबसाइट फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल वेबसाइट कंटेनिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड एंटिटी। वेबसाइट पे बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। लिस्टेड एंटिटी अपनी वेबसाइट पे कंपल्सरी एक सेपरेट सेक्शन देती हुई क्या क्या कवर करेगी? अपने बिजनेस की डिटेल, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टर्म्स एंड कंडीशंस, जितनी भी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूटेड हैं उन कमेटीज का कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर पर्सनल के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी डिस्क्लोजर के तौर पे देना होता है। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म अगर फॉलो किया जा रहा है तो उनके रिस्पेक्ट में पॉलिसीज क्या क्या फ्रेम्ड हैं। अपने डायरेक्टर्स को पेमेंट कैसे किया जा रहा है, अगर वो एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया देन यहाँ तो देना होगा। ग्रोथ पॉलिसी बतानी होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के साथ कैसे डील करते हैं वो पॉलिसी देनी होती है। मटीरियल सब्सिडरीज के रिस्पेक्ट में जो पॉलिसी फ्रेम की हुई होती है वो भी यहाँ पे देनी होती है। फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम्स जो इम्पार्ट किए जा रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोग्राम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अटेंड किए हैं, कितने आवर्स उसने स्पेंड किए हैं उन प्रोग्राम्स के टूवर्ड्स, अदर रिलेवेंट डिटेल देनी होती है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंपनी फॉलो कर रही है तो ग्रीवेंस सॉल्व जिसके थ्रू होगी उस पर्सन का ईमेल आईडी, जिसे मैं कह सकती हूँ रिलेशन ऑफिसर, तो उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, ये सारा डिटेल देना जरूरी होता है। यूजुअली फोन नंबर की जगह कंपनी का ही फोन नंबर इंक्लूड किया जाता है।
डायरेक्टली उस रिलेशनशिप मैनेजर जो पर्सन होता है उसका डायरेक्ट फोन नंबर नहीं दिया जाता है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब कवर करना जरूरी होता है, वेबसाइट पे होना जरूरी होता है लिस्टेड एंटिटी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मीडिया कंपनीज के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, एसोसिएटेड पार्टीज के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, शेड्यूल ऑफ इनआर लिस्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीट, ये भी कवर करना जरूरी होता है। अगर लिस्टेड एंटिटी का नाम चेंज हुआ, न्यू नेम एंड ओल्ड नेम, इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग अगर ऑब्टेन किए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की डिटेल, क्रेडिट रेटिंग क्या इशू हुई है वो भी देना होगा। जो सब्सिडरीज हैं लिस्टेड एंटिटी की, जो सब्सिडरीज हैं, ईच ऑफ द सब्सिडरी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा। इंश्योर करना होगा कि हमने अपनी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट डाले हुए हैं वो सारे ट्रू एंड करेक्ट हैं, और टाइम टू टाइम हम ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी कंपनी में वो अपडेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे विदिन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। तो यहाँ लिस्टेड एंटिटी को अपनी फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन रखनी होती है, उस पर टाइम टू टाइम चेंजेस भी अपडेट करना जरूरी होता है। सेबी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020, म्यूचुअल फंड एक कंप्लीट चैप्टर समझा था हमने। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम छोटे से छोटा अमाउंट भी अगर इन्वेस्ट करना चाहें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप टीवी में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब हर पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब हर पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड जो एक टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए कैपेबल हुआ करते थे, क्या अब आगे पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो पब्लिक का, यूनिट होल्डर्स का जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है उसको सिक्योर करने की इंटेंशन से सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट किए हैं। म्यूचुअल फंड इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एनएवी कैलकुलेट करना, रिटर्न कैलकुलेट करना, या आपको सिचुएशन दी जा सकती है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या यही पैसा अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रख दिया जाए तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको कंपेयर करके बताना होगा इन्वेस्टर के लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या एफडी में इन्वेस्टमेंट। चलिए अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस में क्या दिया गया है। अमेंडमेंट्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने का चांस है, पहले भी बोल चुकी हूँ। म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में जहां रेगुलेशन नंबर 26 है वहां एक क्लॉज सब्स्टिट्यूट किया गया है। अगर आपको याद हो, हम पढ़ते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड चैप्टर में ही पढ़ा था हमने, वहां इंक्लूड किया गया है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको हम शॉर्ट में GETF के नाम से जानते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, द एसेट्स ऑफ द स्कीम being gold or gold related instruments may be kept in the custody of custodian registered with the SEBI। तो GETF गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम में जो गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेबी के पास रजिस्टर्ड कस्टोडियन की कस्टडी में रखे जा सकते हैं। ये तो आपको पता है, म्यूचुअल फंड जो स्पॉन्सर करता है हम उसे कहते हैं स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड में जो फंड आता है उसको मैनेज करने में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्ट, ट्रस्टी सभी तो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। स्पॉन्सर और AMC, स्पॉन्सर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी shall invest not less than 1% of the amount, not less than means at least 1% of the amount which would be raised in the new fund offer or 50 lakh rupees whichever is lesser। तो स्पॉन्सर और AMC पे ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाला गया है कि स्पॉन्सर और AMC एटलीस्ट 1% ऑफ अमाउंट जो न्यू फंड के थ्रू रेज करेंगे और ₹50 लाख whichever is less,
ये इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनका रिडीम नहीं होगा जब तक कि स्कीम वाइंड अप नहीं हो जाती है। तो स्पॉन्सर और एएमसी को एटलीस्ट 1% ऑफ द अमाउंट जो न्यू फंड के थ्रू रेज कर रहे हैं और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लेसर, इतना इन्वेस्ट करना जरूरी होगा और ये अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक स्कीम वाइंड अप नहीं हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट बाय द स्पॉन्सर और एएमसी shall be made in such option of the scheme as specified by the SEBI। वास्तव में ये प्रोविजन रेगुलेशंस में अमेंड करते हुए सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है सो दैट इन्वेस्टर्स यानी कि जो यूनिट होल्डर्स है म्यूचुअल फंड में, उनका राइट प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कहीं किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो जाए। सेबी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020, ये जो रेगुलेशंस हैं इनमें अमेंडमेंट होने की वजह से बहुत सारी अदर रेगुलेशंस में अमेंडमेंट हुआ है। सेबी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020, इन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट की वजह से पहले हम ये देख लेते हैं किन किन अदर रेगुलेशंस में अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद बताती हूँ कि इन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट हुआ क्या है। सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992 का में चेंज हुआ है, मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस में, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस में, अंडरराइटर्स रेगुलेशंस में, आरटीए रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशंस में भी चेंज हुआ है, बैंकर्स टू एन इशू वर्ड्स आते हैं हमको सारे, बैंकर्स टू एन इशू रेगुलेशंस में चेंज हुआ, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में भी चेंज हुआ है, म्यूचुअल फंड आपका एक अलग से चैप्टर भी है, कस्टोडियन रेगुलेशंस, CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस, CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशंस, और CIS के लिए भी हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस, स्वाट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं, सेंट्रल डेटाबेस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस, ऑल्दो ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, issue and listing of securitized debt instruments and issue and listing of debt securities regulations में भी amendment है। लास्ट चैप्टर में हम इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं, सेबी इंटरमीडिएट्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट हुआ है, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट है, SAST सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस, नो योर क्लाइंट KYC रेगुलेशंस में अमेंडमेंट है, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बहुत सुना हुआ है हमने, पढ़ा हुआ है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट्स रेगुलेशंस, रिसर्च एनालिस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनके रिस्पेक्ट में जो रेगुलेशंस हैं उनमें भी अमेंडमेंट है। के अलावा इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम सेबी LODR रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं, उनमें भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। के अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो हमने पढ़ा होता है, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। ICDR इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018 में भी अमेंडमेंट है, अलग से भी हम वो अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स DPs के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट है, बायबैक रेगुलेशंस में चेंज है, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस में भी चेंज है। अब ये तो हमने बात की कि इतने सारे रेगुलेशंस में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब अमेंडमेंट है क्या, ये ध्यान से देखिए। इन सब रेगुलेशंस में कॉमन अमेंडमेंट किया गया है, इंसर्ट किया गया है पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशंस। ये जो इतनी सारी रेगुलेशंस जिनके नाम बोले अभी मैंने, इन सब में इंसर्ट किया जा चुका है
power to relax strict enforcement of the regulations. Exemptions provide की गई है strict enforcement से in special cases. Exemption from enforcement of the regulations in special cases. The board में, board का meaning क्या है? The Securities and Exchange Board of India. The board may exempt any person or class of persons from operation of all or any of the provisions of the regulations. जो रिस्पेक्टिव रेगुलेशन है उससे किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को से भी एग्जम्प्ट कर सकता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स. यहाँ सेबी को पावर दी गई है, सेबी किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को अगर रेगुलेशन के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हो रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में एग्जम्प्ट कर सकता है फॉर नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स. फॉर फर्दरिंग innovation in technological aspect relating to testing new product, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities market. अब यहाँ सेबी को जो एग्जाम्शन के लिए पावर दे दी गई है, लेकिन ये जो एग्जाम्शन दी जाएगी सेबी आर्बिट्रली एग्जाम्शन नहीं देगा. Any exemption granted by the board shall be subject to the applicant satisfying the conditions. सेबी जो कंडीशंस प्रोवाइड करेगा उन कंडीशंस को अगर पर्सन सेटिस्फाई कर रहा है तभी सेबी एग्जाम्शन प्रोवाइड करेगा. और वो कंडीशंस वन टाइम बेसिस पे नहीं, कंटिन्यूस बेसिस पे कंप्लाई होनी चाहिए. अब यहाँ ये जो टर्म आई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मीनिंग क्या है? तो यही डिफाइन किया गया है. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मीन्स a live testing environment where new product, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers. सबकी बात नहीं हो रही है, limited set of eligible customers की बात हो रही है. For a specified period of time for further innovation in securities market. तो बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट में इनोवेशन को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मीनिंग क्या है ये आपको, क्योंकि नया टर्म है, पूछा जा सकता है, यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मीन्स लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट वेयर न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स एटसेट्रा मे बी डिप्लॉयड ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ eligible customers for a specified period of time for furthering innovation in securities market subject to few conditions as specified by the SEBI. SEBI Foreign Portfolio Investors Amendment Regulations 2020. FPI regulations पढ़ी थी हमने. पहले तो बताइए FPI वर्ड कहाँ पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट. ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ा था, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में हमने बहुत सारी टर्म समझी थी, वही एक टर्म थी एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2014 अनाउंस किए हुए हैं. सेबी के पास पावर है एफपीआई को रजिस्टर करने की. एफपीआई शैल बी डीम्ड टू बी इंटरमीडियरी. इंडिया में 3 कैटेगरी के एफपीआई रजिस्टर हो सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. अब यहाँ एफपीआई रेगुलेशंस में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है कि एफपीआई जिन कंट्रीज से इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो अब यहाँ स्पेसिफिकली कर दिया गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी मीन्स इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी अनदर कंट्री की सॉवरेन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन किया हुआ है, देन उस कंट्री से इंडिया में एफपीआई इन्वेस्ट करवा सकेंगे. ये देखिए क्या अमेंडमेंट हुआ है एफपीआई रेगुलेशंस में. और फ्रॉम एनी कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट by an order or by way of an agreement or treaty with other sovereign governments. और ये वर्ड इंसर्ट किया गया है एफपीआई रेगुलेशंस में, जहां हम पढ़ते हैं मेंबर कंट्रीज उसके बाद. नाउ सेबी बायबैक रेगुलेशंस 2018.
ये बायबैक के प्रोविजंस हमने कंपनीज एक्ट में भी समझे होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का बायबैक के प्रोविजंस के लिए मेन सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 68। वही हमने सिक्योरिटीज लॉ सब्जेक्ट में भी बायबैक के बारे में पढ़ा होता है। एक अलग से चैप्टर है हमारा बायबैक के रिस्पेक्ट में, जहाँ हम सेबी बायबैक रेगुलेशंस ही समझते हैं। 2018 के रेगुलेशंस हैं। अब बायबैक रेगुलेशन 2018 में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं जिनको हमने एग्जाम में ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कभी भी अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है, बायबैक करते वक्त कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। बायबैक करते वक्त कंपनी को जहाँ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, कंपनी को अपना डेट इक्विटी रेशियो भी ध्यान में रखना होता है कि आफ्टर बायबैक हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा? द रेशियो ऑफ एग्रीगेट secured and unsecured debt owned by the company to the paid up share capital and free reserve after buyback यानी post buyback होने के बाद shall be less than or equal to 2:1 based on both standalone and consolidated financial statement of the company। तो यहाँ इंसर्ट हुआ है कि ये जो हम रेशो चेक करेंगे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट का पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से आफ्टर बायबैक, इसमें हमने ध्यान रखना है कि जो लेस देन और इक्वल टू 2:1 है ये ऑन बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी के बेसिस पे देखना है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 में किन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज के लिए हायर रेशियो प्रोवाइड किया गया है, देन वहां पे वो हायर रेशियो जो कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है वो ओवरराइड कर जाएगा। इफ अ हायर रेशियो ऑफ डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व फॉर द कंपनी हैज बीन notified under the Companies Act 2013, the same shall prevail। क्लियर है? ये जो 2:1 का आफ्टर बायबैक हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे कैलकुलेट होगा। Such debt equity ratio after buyback be less than or equal to 2:1 based on both standalone and a consolidated financial statement of the company after excluding financial statements of all the subsidiaries जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज हैं, आरबीआई के थ्रू रेगुलेट हो रही हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू रेगुलेट हो रही हैं। तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द सब्सिडरीज दैट आर एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी परमिटेड only if all such excluded subsidiaries have the ratio of aggregate of secured and unsecured debt to the paid up share capital and free reserve not more than 6:1 on standalone basis। तो ये जो सब्सिडरीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो एनबीएफसीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इन दैट केस उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे 6:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहेगा ये अमेंडमेंट हमें, ये आपको एग्जाम में पूछा जाने का इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चांस है। तो आपको पहले कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 68 का प्रोविजन लिखना होगा, वहां हमने डेट इक्विटी रेशियो समझा होता है। फिर उसके बाद आपने लिखना होगा कि बायबैक रेगुलेशंस 2018 में ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट बायबैक का अमेंडमेंट क्या ध्यान रखना है? बायबैक कंपनी ओपन मार्केट से भी कर सकती है, ये तो पढ़ा था हमने। बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट शेल बी लेस देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक कर रही है देन कितना कर सकेगी? ओपन मार्केट से कंपनी बायबैक कर सकेगी इट लेस देन 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। और ये जो कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन हमने देखनी होगी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के बेसिस पे।
तो buyback from open market shall be less than 15% of paid up share capital and free reserve on the basis of standalone and consolidated financial statement. Consolidated financial statement को हम CFS भी बोलते हैं. कोई भी कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो कंपनी के लिखा कहाँ होना चाहिए? कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए. जब तक कंपनी के आर्टिकल्स में बायबैक का प्रोविजन नहीं लिखा, कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी. द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पे बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स तो पता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो बहुत अच्छे से आता है आपको. तो कंपनी के आर्टिकल्स में बायबैक का प्रोविजन होना चाहिए. द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. अब कंपनी बायबैक कर सकती है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकती है. तो स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक. लेकिन अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग में बायबैक का डिसीजन लेना चाहती है, ले सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी पावर है. प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू केस वेयर बायबैक इज 10% or less than of total paid up share capital and free reserve. बायबैक की लिमिट्स पड़ी होती हैं, अमाउंट अप टू विच अ कंपनी कैन एक्सरसाइज बायबैक. तो कंपनी अगर बोर्ड मीटिंग में बायबैक एक्सरसाइज करना चाहती है, बोर्ड मीटिंग में बायबैक का डिसीजन लेना चाहती है, ले सकती है 10% और लेस देन ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक. लेकिन यहाँ भी ये जो कैलकुलेशन होगी, वो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे होगी. ये इंसर्ट किया गया है, यानी अमेंडमेंट के थ्रू ये पॉइंट इंसर्ट किया गया है कि ये जो कैलकुलेशन होगी वो बोथ स्टैंड अलोन एंड CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के बेसिस पे होगी. तभी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक एक्सरसाइज कर पाएंगे इतने अमाउंट तक. नेक्स्ट, बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए. बिल्कुल, बायबैक का अगर डिसीजन ले रहे हैं तो कंप्लीट भी करेंगे. एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग और बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग. यानी कंपनी ने चाहे बोर्ड मीटिंग में बायबैक का डिसीजन लिया है या कंपनी ने जनरल मीटिंग में बायबैक का डिसीजन लिया है, जिस दिन कंपनी ने बायबैक का डिसीजन लिया है, रेजोल्यूशन पास किया है, उसके 1 year के अंदर अंदर कंपनी का बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए. बायबैक के लिए ये जो अमेंडमेंट हमने समझे हैं, सारे अमेंडमेंट्स बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन अमेंडमेंट्स पे बायबैक चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके अलावा बायबैक रेगुलेशंस में एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया है, पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशंस. बता चुकी हूं मैं आपको कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन से सेबी एग्जाम्प्ट कर सकता है. सेबी एग्जाम्प्ट कितने टाइम के लिए कर सकता है? नॉट एक्सीडिंग 12 months के लिए किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है. इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी आपके कोर्स में PIT पढ़ा था हमने, पूरा एक चैप्टर था. सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट हुआ है. रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन 6 में इंक्लूड किया गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन, उसे अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम के लिए प्रिजर्व रखनी होगी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन of every person required to handle unpublished price sensitive information shall ensure that structured digital database is preserved for a period of at least 8 years after completion of relevant transaction. और अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है, इन दैट केस जब तक प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व रखना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स,
द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन shall be preserved till the completion of such proceedings. इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में जो शेड्यूल सी है, शेड्यूल सी में इंसर्ट किया गया है कि अगर कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, पीआईटी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कहीं अगर सैंक्शंस इंपोज हो रहे हैं या डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा रहे हैं और उसके थ्रू अगर कोई अमाउंट कलेक्ट होता है, वो अमाउंट कहाँ क्रेडिट होगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में क्रेडिट होगा। इस फंड को सेबी एडमिनिस्टर करता है। अमेंडमेंट्स फॉर सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इस सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको बता चुकी हूँ जो हमें नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।